अनसुपरवाइज्ड। तो यहाँ पे एक आपके पास हो जाएगा लेट्स से सुपरवाइज्ड, और इसकी जो कि दो ही ऑप्शंस हैं, एक हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड। तो इधर से आपने आगे बढ़ना है। हमने अनसुपरवाइज्ड तो नहीं सीखा, हमने सुपरवाइज्ड में सीखा है। तो अब आपने ये देखना है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होना चाहिए कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एक और इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो वो लेट्स से इधर चला जाए, कुछ ऐसा है। तो ये है लेट्स से रिग्रेशन और ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। यहाँ पे हमने एक एल्गोरिथम सीखा था, दैट वाज व्हिच वन, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और इसके लिए हमने काफी सारे एल्गोरिथम्स देखे थे। कोई आप मुझे नाम बताना चाहे? लॉजिस्टिक मॉडल, एसवीएम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, डिसीजन ट्री, एसवीएम, रिग्रेशन ट्री है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, और एक लाख का भी है, एनसेंबल मेथड्स हैं, और KNN है। और बताइए, बड़ा करें कुछ, समझा करें कुछ जो मैंने नहीं बताया। अभी आप खुद से बताएंगे ये भी एल्गोरिथम है जो जिसका आपने नाम नहीं लिया है, समथिंग लाइक दैट। एनसेंबल मेथड्स के अंदर तीन और एल्गोरिथम हैं। उनमें फर्स्ट वन है एडाबूस्ट, ठीक है, सेकंड एडाबूस्ट, एडाप्टिव बूस्ट, सेकंड वन है ग्रेडियंट बूस्ट, और थर्ड वन है एक्सटेंडेड ग्रेडियंट बूस्ट। तो जितने भी एल्गोरिथम्स आप यहाँ पे यूज करें और उनका रिजल्ट बनाएं, तो ये एक ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। इनमें आप लोगों ने जज करके तो आपने उनको ट्रेन कर दिया। तो ये आप इनमें से आपकी कोई भी कामयाबी नहीं है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे में आपने ये ट्रेन कर दिया। आपकी एक्सेप्शंस, आपकी अचीवमेंट या आपकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने डेटा एनालाइज किया, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया, आपने लेट्स से इम्प्रूवमेंट की, रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट की, कुछ यूज करते हुए, कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ और। दिस इज योर अचीवमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही चीज पे फोकस करें कि आपके पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट में लेट्स से 10 फीचर्स, कौन से फीचर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करें तो आपके कई पेपर्स पब्लिश हो जाएंगे। डेटा सेट डिफरेंट होंगे और उनमें से आप बताएं कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो उसमें ग्रेड्स बड़े इंपॉर्टेंट, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपने डिजीज़ का देखा, तो हार्ट अटैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, जैसे एज फैक्टर है, ठीक है। अगर चेस्ट पेन हो किसी यंग पर्सन को और चेस्ट पेन हो किसी ओल्ड पर्सन को, तो ओल्ड पर्सन के ज़्यादा प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस कि हो सकता है कि वो पहले ही चेस्ट पेन से उसको ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, डेथ हो जाए, समथिंग लाइक रिलेटिवली, और यंग जो है वो बियर कर जाए तो ठीक हो जाए, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं कि उलट हो जाए, बट नॉर्मल ये होता है। आपने बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, तो उसमें एज हो सकती है, लेट्स से चेस्ट पेन है, उसका शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, ठीक
ठीक है, इस तरह के। तो आपने प्रूफ किस तरह करना है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स। तो मुझे बताएं कि उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स ये। सोचिए, अपने रजिस्टर से देखें और बताएं। ये बताइए। कौन से एल्गोरिथम जिसके जरिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट सर कोरिलेशन सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके अंदर हमने एक एल्गोरिथम देखा था, वो कौन सा था? कोरिलेशन एक जेनेरिक टर्म, उसके अंदर हमने एक देखा था कंफ्यूज मैट्रिक्स का। इसके साथ क्या था? कोरिलेशन के लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम सीखा था, कौन सा मेथड था वो जिसके जरिए हमने ये काम किया था? तरीका बता दें, बाकी छोड़ दें। कोरिलेशन कोएफिशिएंट था पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्या आपने ये देखा कि ये काम किस तरह करता है? ऑनलाइन आप जाके इंटरनेट पे देखा हो कि इसका मैथ किस तरह काम करता है, किस तरह चलता है। आप लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसको भी गुजार देंगे, ज़ाया हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा हो? ये आपकी इस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे, तो मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग के लिए आप किसी से ऑनलाइन भी हेल्प मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। हर शख्स बिजी है, आपको वो एक एग्जाम्पल समझाने की 50,000 40,000 चार्ज करेंगे सिर्फ एक सेशन के लिए। मैं आप ट्राई कर लें, इंटरनेट पे जाके देखें, किसी से ऑनलाइन हेल्प मांगेंगे, कितनी हेल्प देगा। मेरे पास भी आएंगे ना इधर यूनिवर्सिटी में, तो टाइम नहीं होता, और भी चीज़ें। आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये क्लास है, आप पूछें, घर जाके स्टडी करें, मेहनत करें,
लेकिन अगर आप इसको इस तरह ही ज़ाया कर देंगे, बाद में आप सोचेंगे कि क्या करें, किससे पूछें, तो फिर प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, वो 6 महीने का कोर्स हो। तो व्हाई नॉट यू स्पेंड योर टाइम हियर राइट नाउ। सर कोरिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि कॉलम्स के आपस में क्या रिलेशन है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखा था और हमने उसका वो सी बोन बना के देखा था एसएनएस। सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं देखा हमने, इसका कोरिलेशन देखा था एंड में इसके साथ आखिरी G3 के साथ। जी सर एसएनएस के के साथ। साथ क्या उसके साथ इम्पोर्टेंट, वैसे तो हर एक के साथ देखा था, लेकिन खास तौर पे कि ये लेबल कॉलम के साथ इसकी कितनी इम्पोर्टेंस। मैंने आपको इसके 4 डिफरेंट वेज बताए थे कि अगर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, ठीक है। अगर ये A और B है, ठीक है, ये दो हमारे पास कॉलम्स हैं, इनको आप कॉमन फीचर समझ लें, इनको आप फीचर समझ लें, इनको आप लेबल कुछ भी समझ लें। अगर A चेंज होता है, ठीक है, A जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन A, ठीक है, तो इसके साथ साथ B या तो इंक्रीज होगा, ठीक है, या डिक्रीज होगा। इट मीन्स दिस वर्क्स फाइन। और अगर A की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन A, तो फिर भी इंक्रीज और डिक्रीज इन B, दैट वर्क्स फाइन। लेकिन अगर A इधर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इधर नो चेंज, इट मीन्स के ये जो A है, अगर ये लेबल है तो A इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी अगर इसके चेंज होने से, कुछ भी होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स इसकी जरूरत नहीं। अगर ये लेबल वेरिएबल, तो आपने ये प्रूव करना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट और नॉट, और इनकी वैल्यूज होती हैं कि लेट्स से अगर ये लेबल के लिहाज से A की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इसकी वैल्यू 0 होगी A की, इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 0.7 है या -0.7 है, दिस वर्क्स फाइन, ठीक है। और आपका कोई थ्रेशोल्ड भी हो सकता है कि अगर इतनी वैल्यूज हो तो ये फर्क पड़ेगा। मींस आप कहते हैं कि 0.3, अगर वैल्यू 0.3 है A की या ज्यादा है, यानी A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3, तो फाइन है। यानी ये कहां तक होगा, 1 तक ही होगा ना। लेकिन अगर A की वैल्यू इस वक्त है 0.1, इट मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या A की वैल्यू है -0.9, तो ये अहम नहीं है, क्योंकि जो हम जाएंगे ना ये 0.1, 0.2, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम जाएंगे ना -0.1, -0.2 अप टू -0.9, तो ये डिक्रीज हो रही है, ऐसी है। ऐसी है। तो आप यूं समझें कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर ये -0.7 हो तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये 0.3 से ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब है कि वो जो हमें चार्ट मिलता है कोरिलेशन का, उसमें जितने भी कॉलम्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड से कम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो वो ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड आप खुद भी डिवाइस कर सकते हैं, बाज़ औक़ात 0.5 भी होता है, यानी -0.5 से लेके +0.5 तक या ज़्यादा, ठीक है। तो
इसलिए इसको समझना, इसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जब आपने इसको लिखना है तो आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो इसको खुद से भी आप वैल्यूज देके साबित करें कि ये दुरुस्त काम कर, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यही जवाब आएगा, इस किस्म का जवाब आएगा। इसको अगर आप देखेंगे पहली फिगर ये वाली, तो ये आपको कंफर्म है कि दिस इज लीनियर रिग्रेशन, उसकी फिट लाइन होगी। ये देखें, अब इसमें देखें डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये सर्वाइव्ड, पी क्लास, जेंडर, एज, सिर्फ एसपी, डिफरेंट किस्म के कॉलम हैं। और इसमें ये सर्वाइव्ड, ये शायद वो था टाइटैनिक पर। ठीक है, तो इसमें देखें कि डिफरेंट कॉलम्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है। अगर आप पी क्लास देखें, ठीक है, तो उसका टाइटैनिक के साथ क्या ताल्लुक है, सॉरी सर्वाइव के साथ क्या है, 0.34। अब इसमें जो अनइम्पोर्टेंट है वो देखें, एज। अब एज का सर्वाइवल से कोई ताल्लुक नहीं, वो 0.08 है। ये सिर्फ एसपी, ये भी अनइम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 0.08 है, ये भी इतना अहम नहीं है। फिर ये 0.26 है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप थ्रेश होल्ड कितना रखते हैं। ये -0.55 है, इसका ताल्लुक पी क्लास के साथ है कि फेयर का क्लास के साथ ताल्लुक है, वैल्यू का, कि जितना ज़्यादा उसका फेयर होगा उसकी क्लास भी उसी किस्म की होगी। ठीक है, जेंडर के साथ फेयर का कोई खास ताल्लुक नहीं है, वो 0.18, ये 0.1। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ ताल्लुक है इसका, फेयर का एज के साथ, कि वो जो छोटे बच्चे उनका हो सकता है फेयर कम हो गए। तो ये 0.1, ये है सेल्फ एसपी। इस तरह आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉलम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यही आपको, ये आपका आर्टिकल डिस्टिंक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपने स्ट्रेट अवे उसको फिट किया हुआ है तो दैट इज ट्रेडिशनल नॉर्मल वे। ठीक है, तो वो आना चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल वर्क भी होना चाहिए, तो फिर उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो आपने साबित करना है। ठीक है, सर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम डिफाइन करते हैं वो एक्सपर्ट बताएंगे या हमें खुद डिसाइड करनी चाहिए? वो आप खुद भी बता सकते हैं, और उसको फिर जो आप क्लेम करेंगे उसे आपने जस्टिफाई करना है। लेकिन सर इसका कोई मेथड भी होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिफाइन करने का? इसका कोई खास मेथड तो नहीं है, लेकिन आपने जो क्लेम करना है उसे आप
वर्ड्स के जरिए भी साबित कर सकते हैं, यानी लिख के भी। इसमें एक्सपर्ट तो इतना नहीं बताएगा जितना आप खुद बताएं कि जो अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी नेट से वो 0.3 तक आ रही। अगर आप 0.3 से कम वाले कॉलम भी चूज कर लें तो एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे आप क्लेम करें कि ये थ्रेशोल्ड हमारा 0.3 है। लेकिन अगर 0.5 नॉर्मल जो होता है ना थ्रेशोल्ड वो 0.5, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली 0.5 से कम ही करते हैं, 0.5 से बढ़ाते नहीं। यानी ये ना हो कि आप 0.7 करते हैं तो फिर एक दो कॉलम बच जाएंगे, तो वो थोड़ी ना मैटर। अगर यानी कि 33 कॉलम्स हो और सिर्फ 0.7 में वो 3 कॉलम क्वालिफाई करें, वो तो नहीं अच्छी बात। लेकिन अगर आप 0.3 पे रखें और अच्छी एक्यूरेसी आए और उसमें 5-7 कॉलम स्किप हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप 0.3 रखें और बहुत सारे कॉलम स्किप हो जाए, वो भी होने दें। लेकिन अगर आपने ज़्यादा थ्रेशोल्ड रख दिया, बाकी फिर तो 3 बचे, तो वो इतना अहम काम नहीं है। तो मकसद है आपकी एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट, ठीक है। कुछ हालात में एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ भी क्रिटिकल हो जाती है। क्रिटिकल के केस में देखें, जैसे कोरोना है, ठीक है। कोविड-19 में क्या है कि आपने एक ऐसा डेटा सेट लिया जिसमें कोविड के पेशेंट का डेटा है, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसकी एक्यूरेसी आई है 90%। ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर 10 लोग आए, लोग ज्यादा आए, उनमें से 10 को कोरोना है, ये क्या करेगा कि उन 10 में से 9 को कहेगा कि तुम्हें कोरोना है। जिसको कोरोना है उसे एक को कहेगा कि तुम्हें नहीं है। तो वो भी एक डेंजरस काम है, ठीक है। ये 9/10 हो। अब एक शख्स को कोविड नहीं है, वो कहेगा 9 लोगों को कि तुम्हें कोरोना नहीं है। लेकिन एक शख्स को कोविड है, उसे वो कहेगा तुम्हें नहीं है। अब ये भी डेंजरस बात है कि एक शख्स को कोविड है और उसने कह दिया कि नहीं है। अब वो जब आम लोगों में जाकर बैठेगा, घूमे फिरेगा, उनको भी हो जाएगा। यानी कुछ हालात में एक्यूरेसी 90% भी अहम नहीं होती। हालांकि 90% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अगर आप किसी पेपर में एक्यूरेसी है 87 और आपने 89 भी कर दी, ये क्लेम है आपका। लेकिन कुछ केसेस में 90% या ज़्यादा भी, इसकी अराउंड 91, 92 भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर कोविड का केस देखा जाए और भी ओमिक्रॉन, इस तरह काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग ये सजेस्ट करें कि इनमें से कुछ कॉलम्स ड्रॉप कर दिए जाएं, ठीक है। हो सकता है कि नए कॉलम्स ऐड करें, लेकिन आप सजेस्ट करें कि इस किस्म के कॉलम्स ऐड करें, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलम्स कम कर देंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दिस इज योर अचीवमेंट। कि अगर एक्यूरेसी 95 हो जाए, आपके कुछ कॉलम ड्रॉप कर दें, तो अच्छी बात है कि खाम लोगों के लिए हमने वो इंफॉर्मेशन रखी। इससे बेहतर है कि वो कॉलम ड्रॉप कर दें। अब वो सही प्रिडिक्ट करेगा कि अगर 1000 लोग हैं और उनमें से वो हो सकता है कि एक लोग कोई गलत करे, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव। लेकिन ये नहीं कि वो 1000 में से 10 लोगों को गलत है। और अगर आप कुछ और भी अच्छा काम करें, हो सकता है कि एक्यूरेसी 100% हो जाए, ठीक है। तो मकसद है कि आपने कुछ कॉलम ड्रॉप करवा दिए, ये आपकी कामयाबी, ठीक है। कुछ में लिखा होता है आईडी, ईमेल, CNIC नंबर। तो अगर आप इनको ड्रॉप करवा दें, वो रहता किधर है, अनइम्पोर्टेंट है, आपको हर जगह पे कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसे कॉलम्स ड्रॉप करवा देंगे और आप साबित करें, तो हो सकता है कि आपका पेपर एक्सेप्शनल हो जाए। तो बैक पे क्या है, सिर्फ ये एक छोटा सा काम, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट
एल्गोरिथम, वो आपने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर ये एक आर्टिकल है, इस तरह के आप डिफरेंट डेटा सेट देके कई आर्टिकल देखते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, अगर बैंक में कितने लोग रिटेन करते हैं, कितने चले जाते हैं, किसमें एक्यूरेसी फेयर है। अगर आपने कहा कि 10 में से 9 लोग रिटेन करेंगे, एक जाएगा, वो नहीं भी गया तो फेयर। अगर एक शख्स आपने कहा नहीं जाएगा, वो चला गया, तो ठीक है, 90% एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है। इस किस्म के केसेस में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाएं, ठीक है। और अगर आप कोई फिनांस से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका ये देखें कि प्राइस हाइक हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो आप उसका डेटा सेट दें और बताएं कि अगर ये फीचर्स, अगर ये इकोनॉमिक्स वाले अपने पास को एंटरटेन करें तो ये प्राइस हाइक और महंगाई कम हो जाए। क्वान्टिफाई करें, प्रेडिक्शन भी दे सकते। तो मकसद ये है कि जो कुछ आपने सीखा उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डेटा सेट्स यूज करें। मैंने नहीं भी बताया, आप खुद से तलाश करें, ठीक है। ये दोबारा यूसेज में देखते हैं। आपके इसको पढ़ के जो आपको इतना क्लियर नहीं भी है तो आपको मजीद क्लियर हो जाए। आप देखें यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसके डेटा सेट्स अलग हैं, क्लासिफिकेशन की अलग है। इनमें से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। और उनके जो आर्टिकल पब्लिश्ड हैं आप उनको नीचे लेफ्ट साइड पे देखें। ये देखिए 466 डेटा सेट्स हैं जो क्लासिफिकेशन से रेलेवेंट है। ये रिग्रेशन है, क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, कैटेगोरिकल। थोड़ा सा रिपीट करके बताएं कि कैटेगोरिकल कौन से हैं। एट्रीब्यूट टाइप देखिए, गुड, बैड और ये एक्सीलेंट, ठीक है। कैटेगोरिकल होते हैं जिनमें उनकी वैल्यूज नॉर्मली 1 डजन या उससे लेस होती है, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में, या इसे कहते हैं बाइनरी। और एक होता है कि बाइनरी से ज़्यादा, तो वो कैटेगोरिकल कहलाती है, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज 2 ही होती है, लेकिन कैटेगोरिकल मीन्स कि वो हैं बाइनरी की तरह लेकिन वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एट्रीब्यूट्स, नॉर्मली जो फीचर्स, यहाँ पे लेबल भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली फीचर्स में भी कैटेगोरिकल होंगे। और ये न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल मीन्स कि जैसे एज है, जैसे वो किसी कंट्रीज की पॉपुलेशन आ सकती है तो वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये कैटेगोरिकल भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक। उसके अलावा ये मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट, सीक्वेंशियल, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मशीन लर्निंग का ये क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सो, ठीक है। टेक्स्ट को भी आप डेटा सेट में CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपके सामने है और ये काफी सारे कैटेगरी क्लासिफिकेशन, इनडोर चैनल मेजरमेंट, जो भी आपसे रिलेट करें वो आपसे देख दो सकते चीजें हैं। होती हैं ना, वो तो ठीक है, बाइनरी एक्टिविटी रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन थे ना। ठीक है, अनेलिंग, एम्फीबियंस, ये जो भी जितने भी हैं इनको खुद से ओपन करके चेक करें, देखें कि इनके अंदर क्या है।
और इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो विच वन शुड बी ओपन, ये ऑल क्लासिफिकेशन से रिलेवेंट। ये बताइए कार एवेल्युएशन, क्लासिफिकेशन, मल्टीवेरिएट। ठीक है, इसमें नॉर्मली दो हेडिंग्स हैं, जैसे डेटा फोल्डर। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बहुत कम है, 1728। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कम है। ठीक है, तो इसको समझना आसान है। ठीक है, इस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये डेटा फोल्डर है, साथ में उस डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन है और नीचे कुछ पेपर पब्लिश है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड करें। तो ये नोटपैड की फाइल होगी, मैंने तरीका बताया था, आपको याद है उसे CSV में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन सर ये डेटा की जो डेट है वो तो बहुत पुरानी आ रही है, 1996 की आ रही है। पुराने नाम नहीं, वैसे मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अब ये देखें कैगल है, कैगल में आपको कोड स्लेट बहुत से प्रोग्राम्स मिलेंगे। इसके जरिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप कर सकते हैं। इसमें बड़े बहुत से कॉम्पिटिशन भी होते हैं, आप उन कॉम्पिटिशन को भी पढ़ें, आपको इल्म होगा किस हद तक ये मशीन लर्निंग जा चुका है और इसके प्रोग्राम्स हैं। इवन के जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में इकॉनमी डिस्टर्ब हुई, उसका भी यहाँ पे डेटा सेट है। ये जो क्वारंटाइन हुए थे लोग, उनका भी रिजल्ट है, कितने लोग क्वारंटाइन हुए और कितने रिकवर कर गए, कितने डेथ हो गई, कितने सेम कंडीशन में हैं एंड सो ऑन। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो सर्च किया, कोई डेटा सेट बताइए जो मैं यहाँ पे सर्च करूँ। हार्ड डिस्क का क्या? किसका? हार्ड डिस्क का वैक्सीनेशन। हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज पे बेशुमार लोगों ने काम किया है, उन्होंने तमाम एल्गोरिथम्स यूज़ किए और इसमें काफ़ी इनोवेशंस भी हैं कि उसको उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया और आपके सीखने के लिए भी। हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जरिए एक ही एल्गोरिथम होगा शायद।
ये डेटा सेट डिफरेंट है, लेकिन आप इसको देखें, इसमें इसको समझने वाली ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है रजिस्टर में टीडी उसके बाद ये डेटा सेट के पढ़ा जा रहा है आपसे, ये ऊपर लिखा हुआ है। World Health Organization has estimated 12 million deaths occur worldwide every year due to heart diseases. ठीक है, तो इस किस्म का इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अर्ली डायग्नोज ऑफ हार्ट डिजीज, यानी प्रिडिक्शन का यही पर्पस होता है कि आप अर्ली डायग्नोज कर सकें। अर्ली डायग्नोज करेंगे तो डेफिनेटली उसके अक्कर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप डॉक्टर जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे। ये देखिए कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई, इसको देखें, जो नई भी है ना आपके लिए, तो उसको फिलहाल ऐसे ही स्टडी करते हैं। ठीक है, वो उन्होंने API यूज किया हुआ है इसी पर्पस के लिए। नीचे आ जाएगा, ये मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, ये मैट्रिक्स में कंफ्यूजन मैट्रिक्स उन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो गई है। ये आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एक और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ कॉपी एंड एडिट करें, तो आप अपनी मर्जी से कोड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो ये डेटा प्रेपरेशन, तो डेटा सेट का नाम क्या है? फॉर्मेशन फार्मिंग ठीक है, तो इसमें उन्होंने पहले से ही ये कॉलम ड्रॉप कर दिया है एजुकेशन का। आई डोंट नो व्हाई क्यों किया हो, ठीक है, लेकिन बहरहाल सर एजुकेशन में पॉलिटिक्स होता है, जिसको हार्डली तो नहीं उसका एजुकेशन क्या था, लेकिन अपने तौर पे नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, किसी इंटेलिजेंस के बेस पे। अगर डॉक्टर्स कहें तो यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल में उसका रेफरेंस देना। सर वैसे भी वो एजुकेशन से क्या उसका रिलेटेड है कि वो एमए किया होता है यार अगर उसने कंप्यूटर साइंस किया तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने डेल एजुकेशन पैड का ताल्लुक इस तरह है कि मैंने बेशुमार डॉक्टर्स को देखा है वो सिगरेट पीते। यही डॉक्टर को तो पता है कि सिगरेट पीने से हार्ट अटैक होता है, वो फिर पीते हैं। एजुकेशन से वैसे ही बातें बता दूं। ठीक है, तो ये कुछ, और उसके बाद ये उन्होंने डीएफ किया, तो इसका देखें, मेल एज, करंट स्मोकर, सिगरेट्स पर डे, ब्लड प्रेशर, अभी क्या लिखा है, प्रेवलेंट स्ट्रोक, प्रेवलेंट, ये सारे उस डेटाबेस का पार्ट है, डेटा सेट। डायबिटीज भी है और 10 years CHD, शायद ये इसका लेबल कॉलम होगा। तो ये इसका हार्ट बीट रेट है, ये BMI, ठीक है, ये सब कुछ है। सिर्फ एक ही हुआ। तो ये उसके वेरिएबल्स देखें, ये उसके डेमोग्राफिक। अच्छा, इसको भी आपने अलग अलग बता देना पेपर में, ज़्यादा अच्छी बात है कि ये एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो ये देखें डेमोग्राफिक, उसके अंदर उसकी एज, उसका जेंडर, बिहेवियर का मतलब है कि वो क्या करता है सोशली, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद मेडिकल, उसकी हिस्ट्री, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी शुगर कितनी है, ठीक है, ये सारा अलग अलग कर दिया। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। बाकी इसमें नल वैल्यू देखें कितनी है, 29, 53 और 50। यानी कि तरीका वही है। PF की बजाय अगर लिखा है heart_dear .sum, तो ये देखिए सिगरेट पर डे में 29 वैल्यूज मिसिंग हैं, और ब्लड प्रेशर में 53, कोलेस्ट्रॉल में 50 एंड सो ऑन। तो ये काफी सारी वैल्यूज हैं। ये जैसे अब फॉर एग्जांपल ये जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें ये जो वैल्यूज मिसिंग थी तो उसको हम मीन लगा के फिर हम उसकी करेंगे। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप खुद से अपने तौर पे मीन नहीं लगा सकते, ठीक है, ये वही एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड। तो वो फिर उसकी बाकी वाली जो होंगी एडिट उससे देख के बताएंगे कि ये कितने कुछ इसके चांस में सिगरेट पीने के डेली के, ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे। और अगर आप यहाँ पे उसको एवरेज या मीडियम कर लेते हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करेंगे आपने क्यों किया है। लेकिन सर उससे तो उसके फिर आंसर भी बहुत ज़्यादा खराब आएगा ना, क्योंकि इसमें देखिए वैल्यू 0 और 1 में है, तो वो तो उसकी जो
फिल करवाएगा वो उसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी। ये देखते हैं ना इसने कैसे किया। अब देखिए इसने क्या किया है। टोटल नंबर ऑफ रोज विद मिसिंग वैल्यूज इज 489। Since it is only 12% of the entire data set, the rows with missing values are excluded. यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो उन्होंने 489 कैलकुलेट की। तो 489 से क्या बनेगा कि वो 12% है, तो उन्होंने कहा कि 12% आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके जो पहले डेटा सेट में कितनी वैल्यूज थी? आई थिंक 104 या 1025 निकली, 1000 के करीब। 1700 और अगर 1000 में से 489 रोज हो तो वो 50% बन जाए। 50% बन जाएगा। इसमें कितनी रोज हैं देखते हैं। 1700 शुरू में देखा था, आधा परसेंट दिखा नहीं दिया, यहाँ लिखा नहीं आया। नीचे था शायद। तो शुरू में आपने कहा था ना इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है। हाँ वो तो 1700 1700 समथिंग थे, वही ना। नहीं ये डिफरेंट है। वो यूसीआई अलग। से लिया था हमने। अच्छा वो कार वाला था। एक काम करते हैं कि इसको कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करके सर ये आ गया रिकॉर्ड, 4 साल रिकॉर्ड है, 15 एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ ये लिखा हुआ है 4000 रिकॉर्ड। ये लड़का इसमें कर सकते हैं। तो उसमें से 500 तो वही 12% हो गया। ठीक है, ये लड़का। अब देखिए एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस जिसे हम कहते हैं टीडीए, तो ये आपने अपने आर्टिकल के लिहाज से भी करना है। ठीक है, इसका रिजल्ट देखने पहले उन्होंने ये हिस्टोग्राम बनाया है। अब इस हिस्टोग्राम को एनलार्ज करें तो ये सारे कॉलम्स का अलग अलग बताया कि कितना है। ठीक है, अब ये है जैसे एज का है, वो स्मोकर है। ये पूरा हिस्टोग्राम है हर कॉलम के लिहाज से। ठीक है, इसको आप इसको एनलार्ज करके देख लीजिए। ये है 10 ईयर CFT, यानी कि ये आपके पास वो आ गए सारे लेबल कॉलम। अब लेबल में देखें इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ वो कितनी वैल्यूज हैं 3179, और जो हार्ट अटैक वाले हैं वो कितने हैं 572, वो थोड़े हैं। यानी कि ये इसको कहते हैं इनबैलेंस डेटा सेट, जिसके अंदर वो ज़्यादा होते हैं, इनकम ज़्यादा है, ये देखिए थोड़े से। तो आमतौर पे ये 50% के अराउंड होने चाहिए कि जितने 0 वाले हैं उतने 1 के हैं। तो ये अगर आप आर्टिकल भेजते हैं ना इस तरह का, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं रिव्यू में। There are 3179 patients with no heart disease and 572 with risk of heart disease. ठीक है, तो ये कुछ प्लॉट्स हैं, इनको फिलहाल स्किप कर देते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में आ गया कि हर कॉलम में काउंट कितने हैं, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम और मैक्सिमम, और 25% कितने हैं 50 और 70। तो ये एक ही स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा डिस्क्राइब का फंक्शन। ठीक है, मैंने अपने एक आर्टिकल के अंदर इस सब को लिख दिया था वैसे। ठीक है, अब इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन सूटेबल क्यों है, थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करके बताइए। क्योंकि सर दो ही वैल्यूज हैं, या तो हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। इसमें 0 और 1, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है 0 और 1, 0 और 1 हो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सूटेबल। सर वो भी बाइनरी आप बता रहे थे कुछ, वो बात की बातें हैं, लेकिन जो रीजन अगर आपसे पूछी जाए तो ये 0 है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 0 1 से ज़्यादा नहीं होती। लिख सकते हैं आप, लेकिन उसका एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो इस तरह एस बनाएगा तो वो उधर कैसे जाएंगे।
तो ज़्यादा तो फिर एरर ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें बाकी उन्होंने कुछ देखा फ्रॉम ये उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड अपना अलग से लाइब्रेरी यूज़ की है, ये उन्होंने फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने में लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, बट आपने देखा सीख चुके हैं, आप उसी के जरिए फोकस करें आप, ठीक है। The result above shows some of the attribute with p-value higher than the preferred alpha 5%. तो आप इसको यूँ समझें कि इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम एक छोटा सा काम करते हैं कि इसको एडिट कर लें। आप इस कोड को उधर भी यूज़ कर सकते हैं, कोलैब में, ठीक है। तो इधर से भी चला सकते हैं, कोलैब में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी एडिट होगा अब ये आपके नाम पे होगा। जैसे ये सबसे ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है kaggle.com/मजहर बुखारी। तो जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो ये आपके नाम से होगा, ठीक है। लेकिन इसको पब्लिश मत करें, बिकॉज इट्स नॉट योर वर्क। जो आपका अपना काम है उसे पब्लिश करें। यानी इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से आईडी या दे देते हैं, आप किसी कोड को डिफरेंट डेटा सेट में यूज करते हैं, आपको तरीका है, ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है, और आपने ये भी देखना था कि इसके अंदर डिफरेंट जो कॉलम्स हैं साकिब अली, प्रेजेंट सर। फहद, जैन, तलहा, रजिया, नुब्बा, वसीम, शाहनवाज, अरसलान, ज़ैनुल आबिदीन, ज़ुबैर, वकास, और ये बेशुमार छुट्टियाँ हो गई। साकिब, सरमद, आखिरा, काशिफ, तैयब, आयजा, अंजला, बाबर, शफाउल्लाह, अजीज, अफराज, मुबीन नहीं आ रहा, काफी दिनों से नहीं आ रहा। अभी ये एडिटर लोडिंग पे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको एडिट करके तो आप अपनी मर्जी की यहाँ पे स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हम अगर करना चाहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये प्लस सिंबल पे क्लिक करें या कोड पे क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे नया कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये
ठीक है, अब आपको ये सारा रन करना होगा। ये शिफ्ट एंटर कर दें तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ रन पे जाके रन ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको समझ नहीं आएगी फिर। ठीक है, ये 1 बाय 1 करें, ये अभी रन हो रहा है। इसका आप एड्रेस पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है एंड पे एडिट, तो ये एडिट हो रहा है और ये साथ साथ सेव भी होता जाता है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड मोड होता है। तो ये नीचे कुछ है कि ये कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स होती है, कुछ ऐसा तो होता है। अब यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे खुद से डेटा सेट भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो डेटा सेट ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, ये कुछ फाइल का एरर ये है। किस चीज का एरर दे रहे हैं? आगे हमने तो कुछ नहीं किया। डेटा सेट में पेंडिंग है। ये नहीं चला। आगे आजा, पीछे में बैठा आ जाए तो फिर आता हूँ। सर कोई और डाटा सेट ले ली नहीं, काफी सारे हैं। ये नहीं दिया। सर, आइडियल बिजनेस ड्यूरिंग कोरोना, वो देखिए। ये आपके सामने लाइब्रेरी, ये डेटा सेट है, ये भी डिफरेंट डेटा सेट है, ठीक है, जो आपने देखा था पहले। और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज देखें, ये कैटेगोरिकल है। ये चेन स्मोकर है या नहीं, ये कंज्यूमर अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे कौन सी वैल्यूज हैं? बाइनरी। और अगर ये दो से ज्यादा हो तो आप इसे which one value could be called? कैटेगोरिकल। Categorical. अच्छा,
तो ये डेटा सेट इन्होंने इसका नाम ट्रेन दे दिया, तो टेस्ट के लिए अलहदा हो जाएगा, तो आपको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें से नल वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। जेंडर तीन, जेंडर की यानी कि 3 मैक्सिमम वैल्यूज हैं, बाकी हर एक की 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी कि बाइनरीज हैं, और इसमें नल वैल्यू कोई नहीं है, राइट। ये डिस्क्राइब आ गया, बाकी आपके सामने आ गया लेबल एनकोडर, अंडर रिस्क यानी कि 0, और यहाँ मेंशन कर दिया ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 30% 70% लिखने की जरूरत नहीं, पहले से ही फोल्डर बना हो। टेस्ट के लिए अलग फोल्डर होगा, उसका नाम टेस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल। अब ये विजुअलाइजेशन आपको कुछ सिखाता है, तो ये आपने बताना है कि इसमें एक्स एंड वाई कॉलम्स कौन से, तो ये थोड़ी फाइल देख लें, ये अंडर रिस्क है और ये काउंट है। अब देखें 0 वाले कौन से हैं, कितने हैं, तकरीबन 700, और 1 वाले तकरीबन 200, ठीक है। और ये पेयर प्लॉट है, ये थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज, ये फिगर जो है लास्ट में ये कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन, तो इसका कोड जैसे हमने सीखा था कि हमने df डॉट फॉर किया, तो इस तरह ये आपके सामने। अब ये देखें, ये राइट साइड पे वैल्यू ही कोई नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ें और बताएं कि ये क्या शो कर रहा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, नहीं वो तो बिल्कुल ही वैल्यू है खाली। टेस्टिंग का होगा सर, ये इससे वो गया है कि ट्रेनिंग का नहीं 50% सर, ये हाफ है। ये देखिए इनकी वैल्यूज हैं, सर नज़र ही नहीं आ रहा। 0, 0.0, 0.0, 0.0 वाले, 0.1 वाले, कुछ ऐसे। तो जिनकी वैल्यूज पहले ही कम हो तो आप अपना थ्रेशोल्ड भी कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप आगे बढ़ते जाएं तो ये आपको वैल्यूज ये थोड़ा बड़ा जा रहा है कि नो सर, डबल क्लिक करें, हो सकता है बड़ा हो जाए। मेरा हाल है वो बड़ा ही नहीं हुआ, सिर्फ ये मुझे लगा तो चल ये 100% कर दिए। अब इसके अंदर देखें, उसने एक्स एंड वाई बना लिए। एक्स के अंदर ये भी एक तरीका होता है, पहले हमने क्या सीखा था कि हमने यहाँ लिखा था ना कि x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, तो यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है कि df डॉट आई लॉग, तो आई लॉग के अंदर हमने लिखा है कॉलन कॉमा कॉलन -1, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आखिरी कॉलम के अलावा सारे कॉलम्स इसमें शामिल कर दें। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कॉलन शुरू में, इसका मतलब है 0th कॉलम, और कॉलन -1 का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में आखिरी कॉलम। तो अब यहाँ पे अगर वो y लिखेगा ना तो y के साथ उसको सिर्फ -1 लिख देगा, ये देखिए कॉलन कॉमा -1, ठीक है। तो -1 मीन आखिरी कॉलम। तो x के अंदर सारे एट्रीब्यूट शामिल हैं सिवाय आखिरी कॉलम के, और y के अंदर आखिरी कॉलम। ये भी तरीका होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ड्रॉप के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने इसको डिस्प्ले भी करवा दिया, तो ये सारे 0 और 1 की फॉर्म में, और ये x ट्रेन y ट्रेन में उन्होंने इसको
0.2 किया, तो ट्रेनिंग में भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है। बाकी इसको एल्गोरिथम्स के जरिए आप और स्केल भी कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रेनिंग से पहले स्केल ना करें, ट्रेनिंग करें, रिजल्ट लें, फिर स्केल करें, फिर रिजल्ट लें, फिट करने के बाद दोनों का आपस में कंपैरिजन करें। दिस इज ऑल्सो योर अचीवमेंट कि आपने स्टैंडर्ड स्केलिंग की सिग्निफिकेंस को यहाँ पे बताया है, ठीक है। और यहाँ प्रेडिक्ट आ जाएगा। तो ये इन्होंने कौन सा मॉडल यूज किया, ये SVC इज इक्वल टू कैपिटल SVC, ठीक है। इसको नोट करें अपने पास, ये SVC इज इक्वल टू कैपिटल SVC। और इसको शुरू में देखते हैं इसकी लाइब्रेरी का नाम क्या है, यहाँ पढ़े क्या लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट ये, SVM ठीक है। तो लाइब्रेरी में ये लिख लें, और जब आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फिर नेटिव स्टेटमेंट के ये है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट उन्होंने वैसे ही करवा दिया, आप प्रिंट करवाएं। अब ये देखें कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आई, राइट। तो इसके अंदर तीन चीजें हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, और सपोर्ट के अंदर वो सारे आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये थोड़ी वैल्यूज तो ये टेस्ट का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे वाई ब्रेड के अंदर आप ट्रेन करेंगे तो थोड़ी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, ये देखिए। तो ये इसका अगर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना हो तो आप किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सोचिए। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन जाएगा जब आपके पास वाई प्रेडिक्शन है तो नहीं बनेगा। आप पेपर पढ़े नेट पे तो आपको जो उन्होंने साबित किया होता है अपनी अचीवमेंट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और जो ऑलरेडी काम हो चुका होता है उससे ज़्यादा होता है। तो कभी कभी वो ऐसे पेपर शामिल ही नहीं करते जिनकी एक्यूरेसी इससे भी ज़्यादा होती है, तो वो चक्कर देके तो वो अपना पेपर पब्लिश करवा। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि आप कौन से मेथड्स यूज़ करें कि वो कोई आपको चैलेंज ना कर सके कि ये तो पहले से हो चुका है, पहले इसकी एक्यूरेसी से भी ज़्यादा। इसको देखते हैं, ये सारा काम करते हैं। ये जो लिखा है ना लेबल एनकोडर, तो ये गेट डमीज की तरह का एक लाइब्रेरी है, कैसे कहते ठीक है, फ्री क्रॉस। ये बड़ा कुछ आता फिर ये स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इन्होंने ट्रेन एंड टेस्ट दोनों CSVs यहाँ पे लोड करवा दिया, दोनों का अलग अलग बना दिया। बाकी ये सारा कुछ यू नो वेरी वेल के लिए उसको देखने के लिए होता है और ये आपने अपने पेपर में लिखना होता है। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको स्टेटमेंट्स सिखाई थी, बताई थी, जो आपने उधर अपलोड भी कर दिया हुआ है। ठीक है, इनमें ये देखें कि अगर आप यहाँ पे इनका ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, इस तरह का, इसको अगर हम कॉपी कर दें, ये इसको रहने देते हैं, ये बॉक्स प्लॉट अगर हम बनाएं, ठीक है, जस्ट इसको कॉपी किया और इसमें क्या कुछ शामिल है, स्कूल एज और डेटा है DF, तो लेट्स से यहीं पे कर देते हैं, इसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस पे कॉलम्स देखें कौन कौन से हैं, ताकि उन दोनों का आपस में चेक कर लें रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स से हम जेंडर का चेंज स्कोप के साथ देखते हैं। स्मोकर और ये था डेटा अंडरस्कोर ट्रेन, यही थोड़ा देखिए गलती। सर सब कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 1 मिनट तो ऊपर से एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा एक पहले कर दिया। चेन अंडरस्कोर, चेन का C जी है, नहीं, बाकी चैप्टर। हम देखते हैं कि और कोई गलती। जेंडर का भी जी चैप्टर। जेंडर का भी G, सर सी आएगा, शेन लिख दिया। ठीक है, तो ये व्हाटएवर आपको जो जवाब है, आमतौर पे बॉक्स प्लॉट होता है कैटेगोरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ हम मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने मालूम करना हो कि इस तरह कि ये स्कूल है और MS के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो वो इस तरह हो जाएगा, और जो दूसरा स्कूल था GT उसमें इस तरह हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा होता है 1, 100, 200, 300 इस तरह। तो कैटेगोरिकल कॉलम्स को न्यूमेरिक के साथ हम इंटीग्रेट करके उनकी वैल्यूज देते हैं। सर, इस हम तो सारे के सारे हैं ही कैटेगोरिकल। इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं ना। हाँ जी, कि इस स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे शायद कोई भी कॉलम नहीं है जो न्यूमेरिक, सारे 0 1 की तरह। ठीक है, लेकिन आप दूसरे डेटा सेट के साथ अपनी इन कमांड्स को रन जरूर करें। फिर हमने ये वैल्यूज काउंट की, मुझे वैल्यूज कितनी है, ठीक है। स्कूल को अगर आपने काउंट करना है तो यहाँ पे हम कुछ और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। चेंज स्कूल करें, DF नहीं DF नहीं था, डाटा अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ट्रेन, तो यहाँ पे लिखा आ गया 782.107। तो आप ये अपने आर्टिकल में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये सब कुछ आपके सामने, तो इसको अलग अलग समझे। डेटा अंडरस्कोर ट्रेन
ये जेंडर का जो दूसरा था उसका नाम क्या अंडर रिस्क तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज आ गए थे इसमें देखें जीरो वाले में जिनको नहीं है और जिनको है तो ये देखने के लिए ब्लू वाला जो है वो नो है और वाइट वाला यस है ब्लू वाइट तो इस तरह के ग्राफ्स आप शो करके तो आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे तो डिफरेंट कॉलम्स का आपस में करें खास तौर पे कोशिश करेंगे कैटेगोरिकल का न्यूमेरिक के साथ करें ठीक है तो इस तरह इन्होंने यस नो किया है जो कॉलम हमारा है लेबल कॉलम इसकी ज़रूरत नहीं होती कि लेबल कॉलम को आप डमी वेरिएबल के जरिए करते वो डायरेक्ट ही हो जाएगा ठीक है ये जो उन्होंने खुद कोई कमांड यूज़ की है समझ नहीं की तो ये अलग अलग आ जाती है जीरो वाले कौन से हैं वन वाले कौन से ठीक है ये वही आ गया कोरिलेशन वाला इसको हम खुद से बनाते हैं कि कोरिलेशन कैसे बने तो थोड़ा बताइए कोरिलेशन कैसे बनाएंगे कोई ना भी वेरिएबल ले लीजिए डेटा अंडरस्कोर ट्रेन डॉट कोड और ये हम ये मेथड लिख लिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेटा तो याद हो जाएगी हमने रजिस्टर से देख के बताएंगे प्रैक्टिस किया करें तो आपको ये क्या इसकी लाइब्रेरी इंपोर्टेड है ऊपर ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने सी बॉन्ड किया हुआ है SNS डॉट हीट मैप और आगे और लिखवाना है ऊपर चलो फिलहाल कॉल करते और काफी है देखने की इनको कलर के लिहाज से भी आप देखेंगे कितने अब ये देखिए वन वाला वाइट है वाइट कोई नहीं है और सबसे नीचे देखें ये ब्लैक है तो ब्लैक वाले ये एक दो ठीक है these are और बाकी जीरो वाले में कौन सा कलर आ रहा है पिंक सारा लिखा अब इसमें जो वैल्यूज आ रही है ना वो जीरो के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में -0.1 है इसके अलावा कोई काबिल जिक्र इतनी वैल्यूज नहीं है जो जीरो के बगैर 056 032 इस तरह है लेकिन ये वाली वैल्यू है यूज ऑफ स्टिमुलेट ड्रग्स ये देखें हार्ट अटैक में ये जो ड्रग्स यूज करते हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इस तरह का आप खुद एनालिसिस करें, डेटा को स्प्लिट करना यू नो वेरी वेल, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वगैरह इन्होंने स्केल भी कर लिया, फिर प्रोडिक्ट भी कर लिया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी बन गई, तो फिर ये कंपैरिजन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ एक दफ़ा हमने रिपीट किया है, लेकिन ये कमांड्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, एग्जाम में तो नहीं आएंगी, लेकिन आपको वैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके समझ में आएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा सेट्स के साथ कोरिलेशन और बाकी कमांड भी यूज करें, बहुत एक्सप्लोयर मिलेगा। क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, बात करते हैं ब्रेक के ऊपर। सब ब्रेक कर लें। क्वेश्चंस पूछिए, ये क्वेश्चन ब्रेक क्वेश्चन और बीएस वालों को मैं कहता हूँ कि जो सवाल पूछता जाएगा वो ड्यूटी करता है। ये सवाल स्टूडेंट मुझसे मेरा सवाल पूछा करते थे, मेरा नाम पूछा करते थे, सर आपका नाम क्या? क्या पूछे? साइबेरिया वाला सामान पहना मैं इसकी नहीं, मेरी कोई प्रोडिक्शन नहीं ये सर वो ना कन्फ्यूजन रहती है, लॉजिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करा, लीनियर और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में कब ड्रा करना है, कब ये मैंने बनाया था, तो मैंने उसके लिए तो मैंने ये बनाया था, तो मुझे वो भूल गया। तो ये देखिए, ये स्केल करने के बाद क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? वो एक दफा इसको वो भी कर लिया, इसमें मेरा क्या स्प्लिट किया हुआ है, बल्कि उससे पहले एक्स एंड वाई बनाना। अब ये देखिए, पहले हमने ये एक्स कर दिया, ये एक्स, ये वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई बन गया। अब हम आते हैं स्प्लिट की तरफ, ये स्प्लिट भी कर दिया। अब हमने इसे ट्रेन करना है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको कर नहीं करना, बल्कि इसके बगैर करते हैं। ये इसको हमने प्रेडिक्ट किया, ठीक है, और देखिए इसने वाई प्रिंट भी कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बनाते हैं, उसके बाद हम ऑफ करते हैं। सर वो क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, क्यों जरूरत पड़ती है? हम आपने साबित करना है कि इसने फॉल्स पॉजिटिव कितने किए हैं, ट्रू पॉजिटिव कितने किए हैं, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कितने किए हैं, बताने के लिए यहाँ से क्लियरिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक नया कोड क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे तो बताइए क्या लिखेंगे हम, बच्चे यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है, कैसे करेंगे? From sklearn.confusion_matrix कोमा confusion_matrix, ठीक है। चलो ये हो गया, इसी के इधर लिख देते हैं CM is equal to
कंस्ट्रेंट मैट्रिक्स पहले आपने लिखना है y x टेस्ट x लिखना है y टेस्ट कॉमा अब जो y टेस्ट है ना ये कहते हैं एक्चुअल y जो हमारे डेटा सेट में मौजूद है और ये y प्रेड जो इसने खुद प्रेडिक्ट किया दोनों का कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने लिखा SNS डॉट हीट मैप और यहाँ पे CN इसको नहीं इसको यहाँ पे हमने वैल्यूज नहीं लिखवानी थी वाई टेस्ट वो मेरा ख्याल है कि वाई कैप में है नहीं उसका नाम वाई टेस्ट नहीं रखा उसने उसका नाम तो उसने खाली वो एक्स रखा हुआ है नहीं जब उसने उसको किया ना वो वाई कैपिटल में है सर वाई भी कैपिटल में एक्स भी कैपिटल में वेरी गुड और वाई प्रेड भी देखिए कि वो वाई का भी वो वाई भी कैपिटल ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वाई ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया सर इसको वो डेसिबल कर दीजिए। अच्छा अब इसका पहले देखिए इसको करते हैं वो देखें कि इसका ट्रू पॉजिटिव बड़ा एक्सेलेंट है और इसका ट्रू नेगेटिव जीरो का मतलब हो सकता है कि उसमें कोई ना ये तो नहीं हो सकता ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉब्लम है और जो फॉल्स पॉजिटिव है यानी फॉल्स नेगेटिव है वो बड़ा अच्छा है कि उसने कोई भी गलत नहीं किया लेकिन जिसको नहीं था उसको कह रहा है कि 35 ऐसे यानी कि डायगोनल में ये दोनों जीरो होने चाहिए थे तो फिर वो एक्यूरेसी अच्छी आती है लेकिन इसकी वजह से एक्यूरेसी खराब हो गई इसकी वजह से भी खराब हो गई। सर यही वो पूछना था जब आपने कहा था कि हम इसको किसी टेक्निक से करेंगे वो टेक्निक्स क्या लगाएंगे इसके ऊपर जैसे कि वो अगर हम ये करना चाहें तो क्या इसके ऊपर से लॉजिक वगैरह लगेगी। देखिए अब यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया ना आपने यहाँ तक अपना पेपर लिख दिया बता दिया कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बुरी है इसकी एक्यूरेसी भी चेक करने फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता वो क्या था मॉडल का नाम क्या रखा था उसने यार SBC ठीक है यहाँ पे आप लिखिए SBC डॉट स्कोर और यहाँ पे टेस्ट कोमा कैपिटल वाई टेस्ट सर वाई प्रेड नहीं है ये एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पहले टेस्ट का स्कोर देखते हैं तो ये है 80% ठीक है। अब अभी तक आपने कोई एक्सेप्शनल काम नहीं किया ये आपका एक्यूरेसी आ गई और ये अच्छी नहीं जैसी भी आई अब यहाँ पे आप कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी 90 हो जाए 85 हो जाए 87 हो जाए इवन 81 हो जाए इतना अच्छा नहीं है बट इम्प्रूव हो जाए तो कैसे करेंगे उस पर्पस के लिए एक तरीका जो आपने सीखा है कि इसमें कोरिलेशन लगाएं कि ऐसे तमाम फीचर्स को एक्सक्लूड कर दें जो उस कोरिलेशन में इतने अच्छे इंटरेक्ट नहीं कर रहे ठीक है तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसको सिंपल वर्ड्स में यूँ समझे कि एक जगह पे मजदूर है और खर्चा बहुत हो रहा है इनकम अच्छी नहीं हो रही तो जो लोग काम नहीं करते उनको इस प्रोजेक्ट से निकाल दें तो खर्चा कम हो जाएगा एक्यूरेसी इनकम बढ़ जाएगी। इसमें भी जो एट्रीब्यूट इतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एल्गोरिथम के जरिए निकाल दें खुद ना निकालें ये आपका क्लेम है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से डिसीजन लें इधर देखते हैं आप कहें कि ये वाले कॉलम कितने अहम नहीं है
इसको अच्छे तरीके से पढ़ के ना आप थ्रेश होल्ड वैल्यू रख दें, लेट्स से 0.2 कोई भी रख दें और आप देखेंगे ये मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने कहा है करके, तो जो कॉलम अनइम्पॉर्टेंट उनको निकाल दें और बाकी रख के दोबारा से इसको ट्रेन करें, जो जवाब आए वो लिखें यहाँ पे और लिखे के देखें अगर इम्प्रूव होगी, ठीक है। और अगर आपसे जरा वाले कोड मांगे, कोड भेज दें उनके पास, साथ में भेजें, साथ में यानी कि कोड नहीं मांगते हो, लेकिन अगर मांगे तो उनको भेजेंगे। तो दिस इज योर अचीवमेंट। और ये हम आके देखते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कि ये किसने किस तरह काम किया, दोबारा थोड़ा सा देखते हैं ताकि इसको हम साबित कर सकें। और ये जो है कि ये इसको हम डिजिट में लाना चाहें, कैसे लिखेंगे? FMT फॉर्मेट तो ये आपने अच्छा सवाल किया। इसके अलावा भी बेंचमार्क लिखिए, जैसे स्टैंडर्ड स्केलिंग करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। या ये जो SVM है, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर सच डेटा सेट्स, भी और लगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल डेटा सेट्स लगाए और आपने कहा कि सबसे अच्छा ये है, तो वो आपकी कामयाबी नहीं है, क्योंकि आपने तो सारे डेटा सेट यूज कर लिए। आप है कि इसमें से कौन सा एक्सेप्शनल काम करें कि एक्यूरेसी बढ़ जाए। अगर आप 10 एल्गो यूज करें, एक उनमें से अच्छा, इट्स नॉट योर अचीवमेंट, तो पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। विल मीट आफ्टर 20